एक गरीब आदमी नीरज अपनी पत्नी कुंती और अपनी बेटी गीता के साथ रहता था। वह बहुत ही गरीब आदमी था, लेकिन उसमें साहस और ईमानदारी कूट कूट कर भरी हुई थी। अरे जी, आप तो जानते ही हो ना कि अब हमारे घर में राशन की बेहद कमी हो रही है। अगर आपने अभी से कुछ इंतजाम नहीं किया तो आगे चलकर हमें बहुत परेशानी झेलनी पड़ेगी, क्योंकि अभी से राशन खत्म हो रहा है। 1-2 महीने में क्या होगा हमारा? अरे कुंती, देखो, जब तुम बता ही रही हो तो इसमें झूठ बोलने की क्या बात है। अरे साफ साफ कहो ना कि अब इसी हफ्ते से हमें राशन की बहुत कमी होगी। अजी, अब मैं आपको क्या बताऊं? मुझे शर्म आती है बताने में, क्योंकि जब मैं आपको काम करती हुई देखती हूँ तो मेरे आंसू निकल आते हैं। और आप इतनी मेहनत करते हो, अगर मैं इसी तरह आप पर बोझ बनती रही तो आप तो बिल्कुल टूट ही जाओगे। अरे मैं कोसती हूँ अपने आप को कि मैं आपके बुरे समय में आपके लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ। देखो कुंती, तुम्हें शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति पर कभी ना कभी तो बुरे समय की बरसात होती ही है। और अब हमारे भी बुरे समय चल रहे हैं, लेकिन तुम देखना, एक दिन हमारे भी अच्छे दिन आएंगे और हम भी खुश होंगे। अरे जी, आप कह तो बिल्कुल ठीक रहे हो। कोई बात नहीं, भगवान सब देख रहा है। अरे भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। हाँ कुंती, और रही बात घर के राशन की, तो मैं अभी अपने मालिक के पास जाता हूँ और उनको इस बारे में बताता हूँ। देखता हूँ मालिक मेरी कोई मदद करते हैं या नहीं। नीरज को कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है। तब वह अपने मालिक के पास जाने का फैसला करता है, क्योंकि उसका मालिक अलग स्वभाव का था। इसीलिए नीरज उससे ज्यादा उम्मीद नहीं रखता। नीरज अपने मालिक के घर की ओर निकल पड़ता है। मालिक, आप तो जानते ही हो ना कि मैं बहुत गरीब मजदूर हूँ और मैंने आपके सारे कामों में आपका हाथ दिया है। जहां तक कि आपकी फैक्ट्री बिल्कुल डाउन चल रही थी, उस समय भी मैंने कई अपने जैसे मजदूरों को काम मजदूरी दिलवाकर काम करवाया। और अब मुझे पैसों की बहुत जरूरत है मालिक, क्योंकि मेरे घर में राशन की बिल्कुल कमी हो चुकी है। पिछली बार मैंने अपने पड़ोसी से राशन लिया था, लेकिन अब उसने राशन देने से मना कर दिया। देखो नीरज, हाँ माना कि तुमने मेरा बहुत साथ दिया है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि मैं तुम्हारा साथ ना दिया हो। अरे तुम्हें जब पैसों की जरूरत थी, जितने पैसों की जरूरत थी, मैंने तुम्हें इतने पैसे दिए। लेकिन अब मैं भी मजबूर हूं, क्योंकि मेरी फैक्ट्री बिल्कुल घाटे में चल रही है। इसलिए अब मैं ये फैक्ट्री बंद कर रहा हूं। इसीलिए हो सके तो मुझे माफ करना, क्योंकि मैं अब तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मालिक, यह आप क्या कह रहे हैं? अरे आप मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो? माना कि आप मेरी मदद नहीं कर पा रहे हो, लेकिन आपने कभी ना कभी तो मेरी मदद की थी ना, इसलिए आप कृपया करके मुझे इस प्रकार की माफी मत मांगी। मैं आपके सामने शर्मिंदा हूं मालिक। नीरज, मैं तुमसे माफी इसलिए मांग रहा हूं कि तुम्हें ऐसा ना लगे कि मैं अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारी मदद नहीं कर रहा, क्योंकि मैं भी मजबूर हूं और अपना घर चलाने के लिए मैं भी कोई दूसरा काम देखूंगा। नहीं मालिक, काश ऐसा ना हो और आपकी फैक्ट्री फिर से अच्छी चलने लगे। अच्छा मालिक, अब मैं चलता हूं, क्योंकि मुझे कहीं दूसरी जगह मदद मांगनी है। अपना ख्याल रखना मालिक। नीरज घर आता है और अपनी पत्नी को बताता है। देखो कुंती, मुझे पैसे नहीं मिल पाए हैं और ना ही अब मालिक दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी फैक्ट्री बंद कर दी है और मुझसे कह रहे थे कि अपने लिए कोई और काम ढूंढ लेना। और उनका भी हाल बिल्कुल हमारी तरह हो चुका है। अब वह भी अपने लिए कोई ना कोई काम जरूर ढूंढेंगे। उनका भी तो परिवार है। यह तो बहुत गलत हुआ आपके साथ। अरे मुझे अब समझ में नहीं आ रहा है कि अब हमारे घर का खर्च कैसे चलेगा। पहले तो सिर्फ राशन की चिंता थी, लेकिन अब तो और भी चिंता हो चुकी है, क्योंकि अब तुम्हें कहीं और जगह काम ढूंढना होगा और पता नहीं वहां काम मिलेगा भी या नहीं। अरे शुभ शुभ बोलो कुंती, मैं कल ही कहीं काम ढूंढ लूंगा। अगर भगवान में चाहा तो हमें जरूर काम मिलेगा और हमें भूखा रहने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी।
अगले दिन सुबह होते ही नीरज काम की तलाश में निकल जाता है। वह एक बड़े जमींदार के पास जाता है और उससे कहता है, नमस्ते जमींदार साहब। जमींदार साहब, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ और आपके यहाँ कोई काम हो तो मुझे दे दो। मैं सभी काम करने के लिए तैयार हूँ। देखो, फिलहाल के लिए अभी मेरे पास कोई काम नहीं है, और अगर कोई काम होगा तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा, क्योंकि अभी मेरे पास बहुत सारे मजदूर काम कर रहे हैं। तो जब कमी होगी तब तुम्हें बताऊंगा। जमींदार के मुंह से ऐसी बात सुनकर नीरज बहुत उदास हो जाता है। फिर नीरज इधर उधर काम की तलाश में घूमने लगता है, लेकिन उसे कहीं काम नहीं मिलता। फिर वह थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता। हे भगवान, तू इस गरीब की कैसी परीक्षा ले रहा है। अरे यह तो मुझे कहीं काम नहीं मिल रहा है, और दूसरा, मैं अपनी पत्नी से वादा करके आया हूं कि आज तो राशन का इंतजाम कर ही दूंगा, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा। भगवान मेरी मदद कर, नहीं तो हम भूखे मर जाएंगे। नीरज भाई पेड़ के नीचे बैठा होता है, तभी एक आदमी आता है और नीरज से कहता है, अरे भाई, इस बार सुनने में आया है कि अब बहुत बारिश होगी और बाढ़ आने का भी खतरा है। अरे भाई, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? भगवान चाहे तो ऐसा ना हो। अरे अगर ज्यादा बारिश हुई तो सभी किसानों की फसल खराब हो जाएगी और हम जैसे मजदूरों को कहीं भी काम नहीं मिलेगा। पता नहीं अगर बारिश हुई तो क्या होगा। भाई, अब मैं क्या बताऊं, मैंने जो अखबार में पढ़ा था और अब मैं वही आपको बता रहा हूं, और आगे का ईश्वर जाने। नीरज चुपचाप घर चला आता है और अपनी पत्नी को बताता है, कुंती, मैं क्या करूं? मैं सब जगह काम की तलाश की, लेकिन किसी ने मुझे काम नहीं दिया। अब हमारा क्या होगा? कुंती, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे जी, पता नहीं भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि हमारे घर में राशन तो बिल्कुल खत्म था ही, लेकिन अब तो हमारी बेटी गीता की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है और उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि इस बुखार आया हुआ है। कुंती, अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा है और मेरे पास एक भी पैसा नहीं बचा है। आप बताओ, मैं क्या करूं? अपनी बच्ची की दवाई कहां से लाऊं? कुछ ही देर में गीता की तबीयत और भी ज्यादा खराब हो जाती है, जिसको देखकर दोनों पति पत्नी बहुत डर जाते हैं। और फिर कुंती नीरज से कहती है, अरे जी, देखो, हमारी बेटी की तबीयत और भी ज्यादा खराब हो रही है। हम लोग ऐसे हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते। अरे अगर जल्दी से इसे इलाज नहीं मिला तो इसकी तबीयत में कुछ और हो सकता है। मैं जानता हूं कुंती, लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूं? मेरे पास एक भी रुपया नहीं है। अच्छा कुंती, मैं ऐसा करता हूं कि अपने दोस्त रमेश के पास जाता हूं, उससे कुछ मदद मांगता हूं, देखता हूं वह मेरी कुछ मदद करता भी है या नहीं। ठीक है जी, आपको जहाँ जाना है वहाँ जाओ, जिसके पास जाना है उसके पास जाओ, लेकिन बहुत जल्दी जाओ, क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम बचा है। नीरज रमेश के घर को जाने के लिए निकल पड़ता है। अरे रमेश भाई, मेरी बेटी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और उसके इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो कृपया करके तुम मेरी कुछ मदद कर दो। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। देखो नीरज भाई, इस समय मेरे घर के हालात भी बहुत खराब चल रहे हैं। अरे जितना घर में खर्च हो रहा है उतनी तो मेरी कमाई भी नहीं है, तो कृपया करके मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा, और अगर मेरे पास पैसे होते तो भाई साहब मैं आपकी तुरंत मदद करता। मैं शर्मिंदा हूं अपने इस वक्त पर कि तुम्हारे बुरे समय में मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पा रहा हूं। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो रमेश भाई? क्या सच में तुम मेरी मदद नहीं कर सकते, या फिर मेरी बेटी की जिंदगी तुम्हारे पैसे से कम है? नहीं नीरज भाई, ऐसी बात नहीं है। तुम मेरी बात को समझने की कोशिश करो। भाई सच में मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं है। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करता। किस बातें कर रहे थे? उसकी कुछ परेशानी जैसी बातें हो रही थीं। अरे सुनीता, वह मेरा दोस्त नीरज आया हुआ था और मुझ पैसे मांग रहा था क्योंकि उसकी बेटी की तबीयत खराब है। तो मैंने उसे साफ साफ मना कर दिया कि मेरे पास एक भी पैसा नहीं है, और अपने घर की हालत भी खराब बता दी। अब वह हमसे पैसे नहीं मांगेगा। अरे यह तुमने क्या किया? वह तो तुम्हारा सबसे अच्छा मित्र है ना, और उसने तुम्हारी मुसीबत में तुम्हारा बहुत साथ दिया है ना।
फिर तुमने उसे पैसे देने से क्यों मना किया? अरे भाड़ में जाए ऐसा दोस्त। अरे मैं लोगों से दोस्ती तब तक रखता हूं जब तक कि मेरा उनसे कुछ ना कुछ फायदा होता रहे। लेकिन अब तो उसकी नौकरी भी चली गई है। वह फैक्ट्री में काम कर रहा था, तो वह मालिक ने फैक्ट्री बंद कर दी है और माना कि मैं उसको पैसे दे दूं तो वह मेरे पैसे नहीं लौटा पाएगा। मुझे लगता है कि आपने उसके साथ बहुत गलत किया है। अरे आपको पैसे दे देने चाहिए थे, बेचारे की बेटी को अगर कुछ हो गया तो। देखो सुनीता, मैंने किसी का ठेका नहीं लिखा रखा है कि हर समय मैं उसकी मदद करता हूं। अरे उसकी बेटी को कुछ हो जाए तो होने दो, मेरा क्या कुछ खराब हो जाएगा। अरे थोड़ा तो भगवान से डरो। अरे आज उसका वक्त खराब चल रहा है तो कभी आपका भी वक्त खराब आएगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं हर किसी व्यक्ति का वक्त हर समय अच्छा रहे। ईश्वर ना करें कि उसके बेटी को कुछ ऐसा हो जाए। और रही बात तुम्हारा घमंड की, तो देखना एक दिन चूर चूर हो जाएगा। देखो सुनीता, अब तुम चपड़ चपड़ मुंह मत चलाओ, ये मेरा घमंड नहीं है। अरे मेरा पैसा मैं किसी को दूं या ना दूं, वह मेरी मर्जी और ज्यादा बकबक की। ना तो अभी उठाऊंगा डंडा और तुम्हें पीट डालूंगा। इधर दोनों पति पत्नी पूरी तरह से टूट चुके थे, क्योंकि उनको किसी ने पैसे नहीं दिए थे। सब लोगों ने कुछ ना कुछ बहाना बनाकर नीरज को भगा दिया। अरे जी, हमारी बच्ची की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है, अब क्या करेंगे हम लोग? अच्छा जी, आप आज फिर से अपने मालिक के पास जाकर देखो, शायद वह आपकी मदद कर दे। बेशक वह थोड़े पैसे ही दें, लेकिन आप लेकर जरूर आना। कुंती, मैं तुम्हारे कहने पर एक बार फिर से जा रहा हूँ। देखता हूँ कि मालिक इस बार मेरी कोई मदद करते हैं या फिर कुछ ना कुछ बताकर फिर से भगा देंगे। नीरज तुरंत अपने मालिक के घर पहुंचता है और उनसे कहता है, मालिक, मेरी बच्ची की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और मैं अपने यार दोस्त, परिवार और रिश्तेदार सबसे पैसे मांगकर देख चुका हूँ, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की है। मालिक, आप मुझे कुछ रुपए दे दो जिससे कि मेरी बच्ची की तबीयत सही हो जाए। देखो नीरज, मैंने तुम्हें बता दिया था कि मेरी फैक्ट्री बंद हो चुकी है और अब मेरे पास फूटी कौड़ी तक नहीं आ रही है। तो बताओ मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकूं? और एक बात जरूर याद रखना कि बुरे वक्त में यार, दोस्त, परिवार, रिश्तेदार कोई साथ नहीं देता। अपनी परिस्थितियां खुद को देखनी पड़ती हैं, न किसी दूसरे के भरोसे जीना पड़ता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान तुम्हारी जरूर मदद करेगा। यह तुम्हारी बहुत कठिन परीक्षा ले रहा है। हाँ मालिक, आप कहें तो बिल्कुल ठीक रहे हो कि बुरे वक्त में कोई साथ नहीं देता। अच्छा मालिक, अब मैं चलता हूं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरी बच्ची की जान बहुत खतरे में है। नीरज अपनी मजबूरी और लाचारी को देखकर सोचता हुआ जा रहा था। तभी उसे चक्कर आ जाता है और वह जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। तभी कुछ देर में वही आदमी आता है जो नीरज को बता रहा था कि इस बार बारिश ज्यादा होने वाली है। उसने नीरज को बेहोश देखा तो वह हैरान हो गया। अरे ये तो वही आदमी है जिसको मैंने बरसात के बारे में बताया था, लेकिन ये बेचारा लाचार यहाँ बेहोश पड़ा है। मैं इसे ऐसी हालत में छोड़कर नहीं जा सकता। मैं ऐसा करता हूँ, इसे अपने घर ले जाता हूँ। जब इसको होश आएगा तभी इसको सब बता दूंगा। वह आदमी नीरज को अपने घर ले आता है। तभी कुछ घंटे बाद नीरज को होश आ जाता है। भाई साहब, मैं यहाँ कैसे आया? मैं तो अपने घर जा रहा था। मुझे अपने घर जल्दी पहुंचना चाहिए। भाई साहब, अभी आपको आराम की जरूरत है। अरे आप लेटकर आराम कर लो, क्योंकि आप मुझे रास्ते में बेहोश पड़े हुए मिले थे तो मैं तुम्हें अपने घर उठा लाया। आपने मेरी मदद क्यों की? अरे आप तो मुझे जानते भी नहीं हैं। सिर्फ आप मुझे एक दिन मिले थे जो आपने मुझे बरसात के बारे में बताया था, और ना ही मेरा आपसे कोई रिश्ता है। भाई, मेरा आपसे कोई रिश्ता हो या ना हो, मेरा फर्ज बनता है आपकी मदद करना, क्योंकि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं वह सब एक दूसरे की मदद करने के लिए ही तो बने हैं। लेकिन तुमने अभी तक ऐसे लोग भी देखे होंगे जो सिर्फ अपने फायदे के लिए जीते हैं और दूसरों को मरते हुए देखते हैं, लेकिन सब ऐसे नहीं होते हैं। वैसे तुम मुझे एक बात बताओ कि तुम बेहोश क्यों हुए थे, और तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत मुसीबत में हो। तुम्हारी स्थिति बिल्कुल खराब चल रही है। देखो भाई साहब, मैं बहुत गरीब मजदूर हूं और कई दिनों से मुझे कहीं काम नहीं मिल रहा, तो मेरे घर का खर्च नहीं चल पा रहा। ऊपर से मेरी बेटी बहुत ज्यादा बीमार है
और उसके इलाज के लिए मैंने ना जाने कितने लोगों के हाथ जोड़े और कितने लोगों के पैर पकड़े, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। और मैं इसी सोच में डूबा था कि अब मेरी बेटी के इलाज के लिए पैसे कहां से इकट्ठा करूं। तभी मुझे चक्कर आ गया और उसके बाद का मुझे कुछ याद नहीं है। अरे अरे भाई साहब, तुम तो बहुत बड़ी मुसीबत में हो और अब तक तो तुम्हारी बच्ची की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होगी, लेकिन अब इससे ऊपर खराब नहीं होगी, क्योंकि मैं तुम्हें कुछ पैसे दे रहा हूं और इन पैसों से तुम अपनी बेटी का इलाज करवाना ताकि वह जल्दी से ठीक हो जाए। भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इतने पैसे दिए। लेकिन आज तक मैं सिर्फ भगवान का नाम सुनता हुआ आया हूं, लेकिन आज मुझे साक्षात भगवान दिखाई दे रहे हैं और वह है आप, क्योंकि आप मेरे लिए मेरे भगवान से काम नहीं है। अरे आपने मुझे बिना जाने पहचाने मेरी इतनी मदद की, इतना कोई नहीं कर सकता। अरे भाई साहब, मैं कोई भगवान नहीं हूं। अरे मेरा फर्ज था जो मैंने किया। अब तुम जल्दी अपने घर जाओ और अपनी बेटी का इलाज करवाओ। कुछ दिनों तक अपने बेटे का इलाज करवाता है और फिर कुछ जल्द ही ठीक हो जाता है। अरे जी, आपने बताया नहीं कि आप पैसे कहाँ से लाए थे। कुंती, मैं तो उस आदमी को जानता भी नहीं था। सिर्फ वह मुझे एक बार मिला था, जब उसने मुझे बताया था कि इस बार बारिश बहुत ज्यादा होने वाली है, और दूसरी बार तब मिला जब मैं बेहोश हो गया था। और उसके बाद उसने मेरी बहुत सेवा की, लेकिन फिर बाद में उसी ने मुझे पैसे दिए और कहा कि तुम इन पैसों से अपनी बेटी का इलाज करवा लेना। और वह जो भी था वह मेरे लिए भगवान से काम नहीं था। आज उसी की बदौलत हमारी बेटी अच्छे हाल में है। चलो, अच्छा ही हुआ वह आदमी आपको मौके पर मिल गया और उसी की बदौलत हमारी बेटी आज सही सलामत है। लेकिन आपके पास अभी कुछ रुपए बचे हैं, तो आप ऐसा करो, उनसे अपने गांव में ही एक अच्छी सी दुकान खोल लो। हाँ कुंती, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं आज ही एक दुकान खरीदकर उसी में सामान भरकर बेचने लगूंगा। फिर नीरज ने अपने गांव में एक छोटी सी दुकान खोली और उसी से अपने घर का खर्च चलाने लगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ही सीख मिलती है कि हर आदमी पर कभी ना कभी बुरे समय तो पड़ते हैं और उसके सामने बहुत से बुरे लोग भी आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अच्छे लोग तो होते ही हैं और वही बुरे वक्त में मदद करते हैं। तो दोस्तों, हमें बुरा नहीं बल्कि अच्छा बनना है और हर किसी की मदद करना